डॉक्टर हकीम यासर अरफात साहब। आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा। आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासर अरफात साहब ने एरोमोथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। आपके इलाज को सराहते हुए कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन मौलाना हजरत शेख डॉक्टर सैयद अहमद शकूरी साहब ने डॉक्टर यासर अरफात को दारुल हुदा इल्म अमान के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इजिप्ट के मुफ्ती आजम दुक्तूर महर अब्दुल कादिर मोहम्मद अली साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। किंग फहद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उमर हसन साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। अमेरिका की मशहूर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर इलाज के माहिर डॉक्टर डॉन ए डिक्सन ने भी डॉक्टर यासर अरफात को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जिसको हम एडिक्शंस कहते हैं। इन्हें शराब नोशी करना, तंबाकू का इस्तेमाल, अफ्यून का इस्तेमाल वगैरह वगैरह। इसके बारे में एक जनरल नॉलेज आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इंग्लिश का फेमस प्रोवर्ब है कि व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर हमारे पास पैसे होते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर तुम्हारी सेहत ख़राब हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। When character is lost, all is lost. अगर तुम्हारे अखलाक ख़राब हो जाते हैं, समझो कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। मगर नाज़रीन, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब नोशी, तंबाकू वगैरह के नशे में मुब्तला हैं। ये तो इनको फ्री में नहीं मिलता, इनको पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है। अगर ख़रीद के जब इस्तेमाल करते हैं तो इनका हेल्थ भी ख़राब होता है और हेल्थ के साथ साथ पे उनके अखलाक भी ख़त्म हो जाते हैं। और वो इंसान दुनिया में तो ख़राब होता ही है, उसका नुकसान होता ही है, बट मरने के बावजूद भी उसकी तलाफ़ी नहीं होती। अगर अब देखा जाए, कैंसर का पेशेंट और शराब का पेशेंट, ये दोनों के पास अगर हम अपने माशरे में कंपेयर करें तो पता चलेगा कि कैंसर के पेशेंट को हम बहुत ही ज़्यादा उसको अफसोस जताते हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इलाज के लिए, उनके घर जाके जो है उसकी तीमारदारी करते हैं वगैरह वगैरह। मगर जो शख्स शराब में मुब्तला है, हम उसको मरीज़ नहीं समझते हैं, ना ही हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ना हम चाहते हैं कि उसका इलाजो मालिजा करें। हालांकि इलाज मालिजे की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत कैंसर से भी ज़्यादा जो पेशेंट है वो शराब नोशी वाले को है, क्योंकि कैंसर वाला खुद एक शख्स मुतासिर हो रहा है। अगर कोई शराब में मुब्तला होता है, वो मुतासिर होगा, उससे उसकी बीवी मुतासिर होगी, उससे उसके बच्चे मुतासिर होंगे, उससे उसका मोहल्ला मुतासिर होगा, उसका ख़ानदान मुतासिर होगा, उसका कबीला मुतासिर होगा और पूरे कौम का नाम भी जो है वो बदनाम करेगा। इसके साथ साथ जो है ये बीमारी दूसरे को जो है बदलती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो है कुरान के अंदर अगर आप देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 219, सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 43, चैप्टर नंबर 5 सूरह मायदा और आयत नंबर 90 के अंदर 3 स्टेप में शराब के नुकसानात के बारे में बताया है। बहुत से हदीसें हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स शराब पिलाने वाला और जो है उसको सप्लाई करने वाला, उसका हिसाब व किताब लिखने वाला, ये तवील हदीस है कि सारे लोग जो है जहन्नम को जाने वाले हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हमेशा नशा के अंदर मगन रहता है वो जन्नत की हवाएं भी नहीं सूंघ सकता। नाज़रीन, बात यह है कि अगर शराबी कोई बीमारी से मर भी जाता है तो उसकी दुनिया तो ख़त्म हो जाती है, मगर हमेशा हमेशा के वो जहन्नम के लिए जो है वो हो जाता है। तो हमें जैसा कैंसर के पेशेंट को तवज्जो देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम
शराबियों को, जो लोग एडिक्शंस हैं, उन लोगों को जो है इलाज व मालिजा करें, उस पर नसीहत और गौर व फिक्र करें। क्यों करें? अगर हमसे हमारी कौम को किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो समझ लेना हम कौम के लिए सिर्फ एक ज़िंदा लाश हैं। अगर हम ये कहेंगे कि भाई मेरा बेटा अच्छा है, मेरे जो है घर के अंदर कोई शराब नहीं पीता, वो तो सामने घर वाला शराब पी के जो है गिरता है, तो हम खुद जो है कौम के लिए एक ज़िंदा लाश हैं, क्योंकि हमारे से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता। आप ये बात याद रखें कि जब माहौल ख़राब होगा, 1 से 2 लोग पिएंगे, 2 से 4 लोग पिएंगे, तो खुदा ना खास्ता हो वो जो नहुसत हमारे घर के अंदर दाखिल होके बाद में खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे और औलाद भी जो है शराब में मुलव्वस हो सकते हैं। इस वजह से शराब के बारे में समझना और उसका इलाज के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो चीज़ शुरू होती है, ये 3 स्टेप में शुरू होती है। पहला होता है फ़न, ऐसे ही मज़ा कर लिया, दोस्तें आ गए, बस कभी कभार पार्टी में पी लिया। उसके बाद ये फ़न हैबिट में तब्दील होती है, इन्हें हैबिट, आदत बन जाती है, और हम समझते हैं कि ये ज़िंदगी भर हैबिट रहती है, बट असल चीज़ वो नहीं होती, बल्कि हैबिट के बाद वो फिर जो है एडिक्शन में चला जाता है। अभी हैबिट क्या है और एडिक्शन क्या है, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने बताता हूँ। एडिक्शन ये है कि अगर खुदा न खास्ता उस वक्त वो शराब या जो है गंजा या तंबाकू या अफ्यून उस वक्त मुयस्सर नहीं होती, तो उसके जिस्म से, उसके दिमाग से ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स फॉर्म होते हैं जो उसके बदन के अंदर कई किस्म के जो है चेंजेस लाते हैं, जिसको हम विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं। इसी तरह हैबिट, आदत वो चीज़ है कि भाई एक बंदा चाय पीता है और जो है एक मरतबा डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें डायबिटीज़ हो गया है, इसके बाद तुम जो है चाय के अंदर शक्कर मत डालो, तो वो आसानी से उसको छोड़ देता है और फीकी चाय पीता है, वो आदत है। तो एडिक्शन को और हैबिट को समझना हम बेहद ज़रूरी है। इंसान जो है कई नशे के अंदर मुलव्वस हो सकता है, जैसे ओपीएम है जिसको हम अफ्यून कहते हैं, ब्राउन शुगर है, कैनाबाइस है, चरस है, अल्कोहल है, स्मोकिंग, गंजा और कोरेक्स सिरप। कई लोग जो है खांसी के लिए दवा लेते हैं और बाद में उसके आदी हो जाते हैं। कई लोग आयोडेक्स बॉम्ब वगैरह उसको भी सुन के आदी हो जाते हैं, फेविकॉल। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो खाने पे जो है वो नशा चढ़ता है, सूंघने पे भी नशा चढ़ता है। कुछ लोग पेट्रोल सूंघ के नशा हासिल करते हैं। जब उनको उस वक्त वो चीज़ नहीं मिलती तो उनके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं। ये विड्रावल सिम्टम्स क्या है और ये विड्रावल सिम्टम्स जो है कैसे होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एक शराबी 8 बजे डेली शराब पीता है और दूसरे दिन उसको शराब 8 बजे नहीं मिलती है, तो उसको गुस्सा आएगा, उसकी हार्ट बीट बदलेगी, हाथ पैर हदरेंगे, उसको रात भर नींद नहीं आएगी, हो सकता है कि कई किस्म के हैलोसिनेशंस उसको आए। इस तरह से ये विड्रावल सिम्टम्स है। और जो बंदा स्मोकिंग करता है और उसको स्मोकिंग मुयस्सर ना हो तो उसको भूख नहीं लगेगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, नींद नहीं आएगी और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसी तरह से टबैको और गंजा इस्तेमाल करने वाले लोगों के विड्रावल सिम्टम्स बहुत होते हैं, बट फाइनली वो सुसाइड कर लेते हैं वगैरह वगैरह। बट कॉमनली जो लोग नशे में मुब्तला हैं तो उनके अंदर जो तकलीफ़ें आती हैं वो ये हैं कि उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनके नमनस आती है, नींद नहीं आती है, आंखों के मूवमेंट्स जो है चेंज हो जाते हैं। इन शराब की वजह से और दूसरे अलग अलग जो है नशों की वजह से हमारे पर्सनल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और साथ में सोशल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसा पर्सनली जो है अगर देखा जाए, ब्रेन डैमेज होता है, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, लिवर फेल होता है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन आता है, क्योंकि शराब पीने के बाद गुनाह के दरवाजे खुल जाते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह डायबिटीज़ बढ़ जाता है, एड्स, HIV आने के चांसेस होते हैं, तो मैदा है, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, ये सारी तकलीफ पर्सनल इफ़ेक्ट होते हैं। मगर जो हमारे माशरा के जो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं। यानी जो भी बड़े बड़े जो है गलत काम करने के होते हैं, मर्डर करना है, एक्सीडेंट्स हैं, जितने बड़े बड़े गुनाह होते हैं वो शराब पीने के बाद होते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस, इंसान शराब पीने के बाद बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, पड़ोसियों को मारता है, माँ बाप को मारता है। और इसी तरह से शराब पीने की वजह से आप जो लॉस ऑफ जॉब, उसको जॉब से निकाल देते हैं, घर का फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब हो जाता है और माशरे के अंदर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो कौन सी उम्र के लोग, बच्चे इसमें मुब्तला होते हैं, उसका मैंने एक स्टैटिकल रिपोर्ट मैंने सामने रखा है कि 12 से 15 साल के अंदर 2.9% लोग मुतासिर होते हैं,
14 से 15 साल के दरमियान 8% लोग मुतासर होते हैं, 16 से 17 साल के दरमियान 11.2% लोग, और 18 to 20 के अंदर 10.4, और जो है 21 एज से 25 में 4.5, और 26 से 30 तक तकरीबन जो है लोग जो है इसमें मुब्तला होते हैं। इससे ये मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा जो शराबियों के अंदर मुब्तला होते हैं वो 16 साल से 17 साल के अंदर। ये होता क्यों है? ये जो है ज़ाहिर सी बात है मीडिया के ज़रिए से बहुत बड़ी एक आफत है, और इसके ज़रिए से लोग गुनाह को फैला रहे हैं, माहौल का असर है, वगैरह वगैरह। इसके बहुत से सल्यूशंस हैं। मिसाल के तौर पर सब मिलकर काम करना है। डॉक्टर्स का एक रोल है, स्कूल के अंदर जो है स्कूल के टीचर्स हैं वो बच्चों को जो है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। पेरेंट्स का रोल है, बच्चों के तरबियत करें, वो निगराह करें, उनके जेब की चेकअप करें। इसी तरह पुलिस वालों का एक रोल है कि स्कूल जहाँ जहाँ पर है उसके करीब गंजा शराब की दुकानें ना हो। इसी तरह रिलीजियस स्कॉलर्स जैसे कुरान और हदीस के बारे में बोलते हैं, बट शराब के बारे में और जो है जुए के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो जुम्मे के बयान करें। इसी तरह पड़ोसी वाले जो है लोगों का ख्याल रखें, अगर कोई मुलव्वस हो जा रहा है तो उसका इलाज करें। इसी तरह से हमारे हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 1989 से जो है हम शराबियों का इलाज करते हैं। इसी तरह जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब शराब को बैन की थी, लोगों ने विड्रावल सिम्टम से जब उनकी अमवात हुए, तो ऐसे वक्त में जो है हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे वालिद साहब हैं डॉक्टर अकबर कौसर साहब, उनको जो है दिल्ली बुलाया गया और उनसे राय मशवरा लेके जो है कुछ दवाएं बनाई गई। इसी तरह से आप देख सकते हैं 1989 के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने जो है एक अपॉइंट बना के सारे जो है दिल्ली के अंदर यूनानी डॉक्टर्स को मिला के जो है एक मीटिंग रखी, जिसके अंदर कुछ दवाओं का जिक्र किया गया, और जिसके अंदर जो है तकरीबन अफ्तीमून, बादियान, बनफशा, चोपचनी, कासनी और जो है अभल, तमर हिंदी, फिलफिलसिया, दारचीनी, ये सारे जो है ऐसी अदवियाँ हैं जो शराब नोशी को छोड़ने में मदद करती हैं। और हमारे हॉस्पिटल में अगर आप देखा जाए तो हर साल जो इंटरनेशनल डी एडिक्शन डे है जो 26 जून कहलाता है, तो हमारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर जो है हम रैली निकालते हैं, अवेयरनेस बयान करते हैं शराब नोशी के ताल्लुक से, और हमारे साथ कभी कलेक्टर, कभी सब कलेक्टर वगैरह भी हमारे साथ आते हैं। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं 2010 की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2011 की, ये 2012 की, ये 2013 की, ये 2014 की, और ये जो है तकरीबन 1993 में जब शराब को जो है बैन किया गया था तमिलनाडु के अंदर, कई लोग विड्रावल सिम्टम से मर गए। तो इस वक्त में जो है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हमारे वालिद साहब डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब के पास तकरीबन 200 नन्स को जो है भेज के उसका ट्रेन करके जो है पेशेंट्स को जो है इलाज व मुआलिजा किया। इसके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। बट बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल की एक दवा है जिसको कौसरी 500 कहते हैं, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर एक दवा है कौसरी 500। तो इसके ऊपर एडिक्शन का इलाज हुआ है कि ये दवाएं हमारे इस्तेमाल करने से शराब नोशी छूट जाती है, तंबाकू नोशी छूट जाती है। मगर ये दूसरे इलाज से जैसा नहीं है, बहुत आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किलात हैं। इसके लिए मरीज़ को आके 5 दिन एडमिट होके रुकना पड़ता है, उसके विड्रावल सिम्टम्स को जो है समझना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो 5 दिन में ठीक हो जाता है तो इंशाअल्लाह जो है ज़िंदगी भर के लिए वो सुधर जाता है। नाज़रीन, बात कहने के लिए बहुत है। बात यह है कि अगर कोई शख्स जो है शराब में मुलव्वस है और आप उससे बहुत परेशान हैं और आप ये चाहते हैं कि उसको इलाज मुआलिजा करें, तो आप हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को आके आप अपना इलाज मुआलिजा कर सकते हैं। मगर हाँ, विड्रावल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे हॉस्पिटल में रुकना ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करें। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में, जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊंटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्म तिब हासिल किया। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत माआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत माआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में
उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की कसरत यानी जिस बीमारी से मौत वाक़या होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से है। आम जबान में इसको हार्ट अटैक कहते हैं। क़ल्ब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क़ल्ब का काम यह है कि ये बीट करना और तमाम जिस्म को ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाना। अगर देखा जाए सर में कभी चोट पड़ जाती है या जो है उंगलियों में कभी मार पड़ जाता है, कभी पैरों में मार पड़ जाता है, तो वहां से भी खून निकल आता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के हर एक खुलिये को खून और ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है और उसकी जिम्मेदारी वो क़ल्ब के ऊपर है। क़ल्ब यानी हार्ट, ये एक दिन में 1100 टाइम्स बीट करता है, यानी लबदब लबदब जो बीट करता है ये हर एक सेल तक खून पहुंचाता है। इसमें किसी भी किस्म की ब्लॉकेज पैदा हो जाए तो वो जगह पर्टिकुलरली ब्लॉकेज होके वो जगह बिल्कुल खराब हो जाता है। मिसाल के तौर पर ज्यादातर नॉनवेज का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और ग़िज़ा में फैट का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के आर्टरी के अंदर प्लेक जमा होना शुरू होता है जिसको हम तख्ती कहते हैं। यानी खून के अंदर WBC, RBC, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें होती हैं और ये दौरान चलता रहता है। कभी ऐसा होता है कि ये आर्टरी के अंदर कोई सुराख पड़ने की वजह से उस जगह पे ये WBC, RBC, कोलेस्ट्रॉल जम के वहां पर एक तख्ती की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो वो तख्ती बढ़ती चली जाती है और वो ब्लॉक को और बढ़ाती है और बढ़ाती है और बढ़ाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है खून जाना वहां से मुश्किल हो जाता है और एक दिन उस आर्टरी के ऊपर, उस शरियान के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के पड़ने की वजह से हो सकता है कि कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए या कंप्लीट वो आर्टरी फट जाए, जिसको हम हेमोरेज कहते हैं या हार्ट ब्लॉक कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर हर एक आज़ा के लिए खून बेहद जरूरी है। अगर वो दिमाग को नहीं पहुंचता है तो इससे स्ट्रोक वाक़या होता है और पैरालिसिस हो जाता है। अगर ये आर्टरीज सही मकदार में खून को क़ल्ब तक नहीं पहुंचा सकती तो क़ल्ब दूसरे आज़ा तक भी वो खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाने की वजह से वो आज़ा मुतासिर हो जाता है। नाजरीन, ये ऐसी एक बीमारी है जिससे कई हजारों लोग मर चुके हैं क्योंकि हमारी ग़िज़ा के अंदर जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और जो लोग वर्जिश कम करते हैं और खाने के अंदर जो वेजिटेबल का कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के क़ल्ब के अंदर भी ब्लॉकेज बढ़ना शुरू हो जाता है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जब हार्ट ब्लॉक होता है या 70 या 80% ब्लॉकेज हो जाता है, एंजियोग्राफी करने के बाद पता चलता है, तो वहां पर आपको सिर्फ 2 किस्म का इलाज करते हैं। या तो आप एंजियोप्लास्ट कर लो या तो आप वहां पर बाईपास सर्जरी करो, जिसके लिए लाखों रुपए का खर्च होता है। अगर आप एक ब्लॉक का इलाज करते हैं तो दूसरा ब्लॉक और बड़ा रहता है, उसको इलाज करना पड़ता है। अगर उस पर आपने स्टेंट डाला तो तीसरा ब्लॉक फिर वापस से आ जाता है। नाजरीन, यूनानी दवाओं के अंदर क़ल्ब को ताकत देने के लिए, क़ल्ब के वाल को ताकत देने के लिए, क़ल्ब के मसल्स को ताकत देने के लिए और आर्टरी के अंदर जो मौजूद ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हजारों साल से दवाएं मौजूद हैं। अगर आप देखा जाए 100 साल 200 साल पुरानी किताबों के अंदर भी क़ल्ब के अंदर मौजूद सुद्दों को खोलने की दवाओं का जिक्र है। अगर आपके अतराफ में कोई ऐसे मरीज हैं जो क़ल्ब के मर्ज में मुब्तला हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सर्जरी कर सकें, तो ऐसे हजरात हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से अपनी रिपोर्ट भेजें और अल्लाह अगर चाहे तो हमारी दवाएं 3-4 महीने के इस्तेमाल कंटिन्यू करने से ब्लॉकेज कंप्लीटली अच्छा हो जाता है और ये साइंटिफिक लेवल पे भी प्रूव हुआ है। नाजरीन, अपनी सेहत की हिफाजत करें,
اپنے قلب کی حفاظت کریں تاکہ دوسرے اعضاء بھی محفوظ رہیں۔ آپ کی ریسرچ قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی سیمینار، کانفرنس اور ورکشاپ میں شرکت کر کے جن مقالت کو پڑھا ہے، جس پر ان کو کئی ایوارڈز اور تعریفی و توصیفی سنادوں سے نوازا گیا ہے، ان کے علم و تجربہ کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر یاسر عرفات ڈاکٹر سفینہ کے یونانی ہربل ہاسپٹل میں مقامی مریضوں کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں، اور ان کے رہنے کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ خاص کر سعودی عرب، گلف اور ایشیا کے ممالک سے مریض آتے ہیں اور الحمدللہ شفا پاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بواسیر یعنی پائلس کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں۔ یہ پائلس بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں بہت سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، جس میں کچھ لوگوں کو موشن کرنے کے وقت خون بھی بہتا ہے اور شدت کا درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خون نہیں آتا بلکہ صرف میوکس جو ہے نکلتا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، یہ خاص کر سافٹ ویئر انجینئر جو لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایسے لوگ جو بہت کم موومنٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پائلس کی بیماری آتی ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، غذا میں نان ویج کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، سخل غذا یعنی جنک فوڈ کا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی یہ بیماری آتی ہے۔ بہت سے لوگ دن میں کام کرنے کے بدلے رات میں کام کرتے ہیں۔ جو لوگ خاص کر سافٹ ویئر انجینئرس ہیں، کیونکہ ان کو رات ہی میں زیادہ تر کام ملتا ہے، اور یہ پورا دن اور رات کے چینجز کی وجہ سے، یہ کھانا اور پینے کی چینجز کی وجہ سے یہ پائلس کی بیماری آتی ہے۔ کئی عورتوں کو پریگننسی کے اوقات میں پائلس ہوتا ہے۔ یہ پائلس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انٹرنل پائلس اور ایک ایکسٹرنل پائلس۔ انٹرنل کے معنی اندر ہوتا ہے، یعنی جہاں سے موشن نکلتا ہے وہ پیشنٹ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی پائلس ہے، صرف اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایکسٹرنل پائلس مثال طور پر جب موشن کرتا ہے تو کچھ حصہ، گوشت کا تھوڑا سا حصہ وہ باہر کی طرف جو ہے دکھائی دیتا ہے اور ہاتھوں سے محسوس بھی ہوتا ہے، جس کو ایکسٹرنل پائلس کہتے ہیں۔ یہ پائلس اور دو قسم سے ڈیوائڈ ہوتا ہے، جس میں بلیڈنگ پائلس اور نان بلیڈنگ پائلس کہتے ہیں۔ موشن کرنے کے وقت میں جب بلیڈنگ ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، تو اس کو بلیڈنگ پائلس کہتے ہیں۔ اگر موشن کرنے کے وقت بلیڈنگ نہیں ہوتا، صرف تکلیف ہوتی ہے، شدت کا درد ہوتا ہے، تو اس کو نان بلیڈنگ پائلس کہتے ہیں۔ یہ شدت کے حساب سے اس کو بھی 4 اقسام میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 اور گریڈ 4 کے طور پر۔ کچھ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اور جو پائلس ہوتا ہے وہ کم اگر ہو تو اس کو گریڈ 1 کہتے ہیں۔ اگر وہی پائلس بڑھ کے موشن کے تھرو دکھائی دے، جس کو گریڈ 4 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بہت سے علامتیں ہیں۔ موشن کرنے کے اطراف مسے ابھر جاتے ہیں، شدت کا درد ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، قبض کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ٹوائلٹ کو جانے کے لیے ڈرتے ہیں کہ بھئی میں جاؤں گا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، جلن ہوگی، اس کے لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ اسے میں انس کے اطراف یعنی مقعد کے اطراف سوجن دکھائی دیتی ہے، اور جو ہے چہرے کی رنگت زردی مائل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے کمر میں درد وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ پائلس کمپلیٹ اور پرمننٹ طور پر اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو بند کریں، نان ویج کا کم استعمال کریں، غذا کے اندر جس کے اندر فائبرز موجود ہوں ان پھلوں کا زیادہ استعمال کریں، جیسے ایپل ہے، بنانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح غذا کے اندر ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں، کچے ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں، اور جو ہے زیادہ بیٹھے نہ رہیں، ورزش کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پائلس کی شکایتیں کم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم پائلس کا کامیاب علاج کرتے ہیں۔ یہ کئی سالوں سے ہماری یونانی کتابوں میں بواسیر، چاہے وہ خونی بواسیر ہو اس کا بھی علاج ہے، اور بغیر خون کا جو بواسیر ہوتا ہے اس کا بھی ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ 3 سے 4 مہینے لگاتار دواؤں کے استعمال کرنے سے یہ بالکل اچھا ہو جاتا ہے،
اور اللہ اگر چاہے تو پرماننٹ اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہم ایسی دوائیں پیلز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہم انٹرنل میڈیسنز بھی دیتے ہیں اور کچھ دوائیں لگانے کے لیے بھی دیتے ہیں جس کے استعمال سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اطراف آپ کے فیملی میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو پیلز کی شکایت ہے اور پیلز کی تکلیف ہے تو ایسے لوگ ہمارے ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل میں ہمارے دیے ہوئے نمبر کو کانٹیکٹ کر کے بات کر کے دوائیں پوسٹ کے ذریعے سے بھی منگا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ Kidney disorders, kidney stone, nephrotic syndrome, chronic renal failure, kidney tumor, hydronephrosis, urinary disorders, prostate enlargement, liver disorders, liver failure, liver cirrhosis, hepatitis B virus infection, fatty liver, jaundice, diabetes, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic loss of sexual desire, de-addiction and rehabilitation of drug addicts, alcoholic drinks, beer, brandy, whiskey, drug addiction, rheumatoid arthritis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, osteoarthritis, gout, headache, migraine, nerve pain, muscular pain, paralysis, asthma, allergy, sinusitis, skin diseases, vitiligo lecoderma, psoriasis, dermatitis, premature ejaculation, loss of sexual desire problems caused by masturbation, ladies problems, uterus problems, uterus fibrosis, polycystic ovaries, urinary tract infection, licoria, menstrual problem, oligospermia, low mortality, HIV/AIDS, sexual transmitted diseases, cancer, blood cancer, abdominal cancer, hair falling, dandruff, baldness, obesity, gallbladder stone, obstructive jaundice, high cholesterol, major mental depression, psychiatric problems, sexual depression, loss of interest in works, gastritis, gastric ulcer and chronic constipation. अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुअल्लिजा पर दोनों मियाँ बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं। ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामबाड़ी 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167 98941400363। बैंगलोर कसीनी हॉस्पिटल 11/2 क्वींस रोड, संजीवनी बिल्डिंग, शिवाजी नगर, बैंगलोर 52, कर्नाटका। मोबाइल नंबर 903-607-8614 976-659-6927।